नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और आज शुरुआत करते हैं संसद भवन पर, क्योंकि 28 तारीख को संसद भवन का शिलान्यास के बाद अब पूरा काम पूरा हो गया है, उसका उद्घाटन होना है और उसको लेकर एक तो उसकी झलक सामने आई है। तो सबसे पहले संसद भवन की झलक आपको दिखाएंगे और फिर बात करेंगे उसी संसद भवन को लेकर कैसे तकरार मची हुई है विपक्ष और पक्ष के बीच में। संसद के नए भवन का उद्घाटन की तैयारियां पूरी तेज गति से चल रही हैं। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। संसद भवन भव्य है और इसे भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है। 2012 और उससे पहले भी, चाहे कांग्रेस सत्ता में थी चाहे बीजेपी, ये बात सभी दल मानते थे कि जो पुराना संसद भवन है उसके साथ साथ अब एक नए संसद भवन पे उसमें और ज्यादा बेहतर सुविधाओं के साथ भविष्य को देखते हुए संसद भवन बनाने की आवश्यकता है। जो नया संसद भवन बना है ये रिकॉर्ड समय बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का एक वीडियो आज ट्वीट किया है। इस ट्वीट के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि नया संसद भवन जो है वो भारतीयों को गौरवान्वित करेगा। ये वीडियो प्रतिष्ठित इमारत की एक झलक है। मेरा एक अनुरोध है, अपनी आवाज के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो आपके विचारों को पहुंचाए। उनमें से कुछ को मैं रिट्वीट भी करूंगा। उन्होंने एक हैशटैग भी दिया, #MyParliamentMyPride का इस्तेमाल करना ना भूलें। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी चीज को कैसे कहीं ना कहीं एक बड़ा मिशन, एक बड़ी कैंपेन के तौर पर जरूर प्रस्तुत कर दिया जाए। इसके राजनीतिक फायदे भी बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमूमन होते देखे गए हैं। तो इस ट्वीट के साथ साथ उन्होंने एक पूरी मुहिम छेड़ दी है। नए संसद भवन को लेकर कुछ जानकारियां भी आपसे साझा करना चाहते हैं। नए संसद भवन में ये त्रिकोणीय आकार का नया भवन है। पहले आपको जैसे याद होगा कि एक गोल आकार का संसद भवन हमारा पुराना था, अब नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार का है। 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 4 मंजिला इमारत है। नए संसद भवन में 3 द्वार रखे गए हैं। इन द्वारों के नाम जो हैं वो ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। सांसदों और वीआईपीज को और आगंतुकों के लिए अलग अलग द्वार होंगे। इस नए संसद भवन में 1224 सांसद बैठ सकेंगे। अब इसमें एक लाइब्रेरी भी है, एक कॉन्फ्रेंस रूम है और भोजन कक्ष भी है। साथ ही साथ आधुनिक संचार सुविधाओं से भी नए संसद भवन को लैस किया गया है। यहां पर सुरक्षा के भी हाईटेक इंतजाम है। नए संसद भवन के लिए मार्शल और कर्मचारियों की नई ड्रेस भी होगी। इसको NIFT ने डिजाइन किया है। यह भी बताया गया कि सागौन की लकड़ी जो है वो नागपुर से लाई गई थी, जिसमें इसका इस्तेमाल किया गया। कारपेट उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मंगाई गई और जो संसद भवन है इसमें का जो स्टोन यानी कि जो जाली का काम है वो राजस्थान के राजनगर से और उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका काम कराया गया। अशोक स्तंभ को महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान के जयपुर से लाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप ये देखें तो यहां पर लाखा रेड ग्रेनाइट को जैसलमेर से मंगाया गया और साथ ही साथ केसरिया ग्रीन स्टोन जो है वो उदयपुर से मंगाया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो संसद भवन है इसकी जो झलक है लोकसभा और राज्यसभा की, इसमें झलक आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसमें जरूर दी है। साथ ही साथ संसद भवन के उद्घाटन की तैयारियां जो हैं वो तो अपनी गति से चल ही रही हैं, लेकिन इसको लेकर विपक्ष और पक्ष जो है उसके बीच में लगातार जुबानी जंग भी जारी है। अब कहा जा रहा है कि 21 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इसके बहिष्कार का मन बना लिया है। वहीं यह भी बताया गया कि किस तरीके से सरकार भी कोशिश कर रही है कि इसको एक भव्य तौर पर जब वो प्रस्तुत करें, उसको विपक्ष को लेकर उनकी रणनीति इसमें साफ दिखाई पड़ रही है। विपक्ष के सवालों को सरकार भी आक्रामक तौर पर इनके जवाब देने की कोशिश कर रही है। रविवार को होने वाले इस कार्यक्रम का कांग्रेस सहित, जैसे मैंने आपको बताया, अब 21 दल इसमें शामिल हो चुके हैं। BRS एक नया दल है जिसके बताया जा रहा है कि वो भी इसका बहिष्कार करेंगे। लेकिन अब समारोह में शामिल होने वाली पार्टियों की संख्या 25 हो गई है। एनडीए के 18 दल हैं और गैर एनडीए के दल भी जो हैं उसमें 7 दल शामिल हैं।
सरकार के लिए राहत की बात यह है कि उसे 7 गैर एनडीए दलों का समर्थन मिल रहा है, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने पर अपनी रजामंदी व्यक्त की है। जेडीएस नेता कुमारस्वामी का कहना है कि विपक्षी दल इस मौके का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। These are politically, they wanted to raise some issues. For that, they are misusing this. I wanted to ask them, even future also, I think they will not going to attend the parliament. Today, okay, they're boycotting. Then future, what they will do? The same parliament they have to attend. हम लोग लोकतंत्र और कैसे मजबूत हो और कैसे सशक्त हो, इस दिशा में केंद्र सरकार, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस दिशा में कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें नेगेटिविटी डाल के सिर्फ विरोध करना है के लिए विरोध किया जाए और उसके लिए आपकी कौन उद्घाटन कर रहा है, नहीं करना है, मुझे लगता है इसके बेहतर और खूबसूरत पक्षों को देखना चाहिए। एटलीस्ट दिस इज हैपनिंग, और इसीलिए मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूर्णतः इसका स्वागत करती है। आज मैंने समर्थन में भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से इस नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वहीं इस पर रोज विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में वाद विवाद का जो प्रतियोगिता है, उसमें नए नए कोण जरूर सामने आ रहे हैं। संगोल को लेकर कई तरह की बहस चल रही है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने यह भी सवाल उठाए हैं कि जब अशोक का प्रतीक चिन्ह है तो फिर सिंगोल को राजदंड का प्रतीक क्यों अपनाया जा रहा है, इसे पार्लियामेंट में, नई पार्लियामेंट में क्यों लाया जा रहा है। इसी को देखते हुए कैसा तकरार जो चल रही है उस पर जरा एक रिपोर्ट देखिए। सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। बुधवार को अमित शाह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर के तमाम लोगों को सेंगोल राजदंड के बारे में पता चला। खुद अमित शाह ने बताया कि इसे लॉर्ड माउंटबेटन से लेकर जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर 1947 में दिया गया। तब से ये प्रयागराज के संग्रहालय में रखा रह गया। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। लेकिन शुक्रवार को कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट करके अमित शाह के दावे को गलत बता दिया। उन्होंने लिखा कि उस वक्त मद्रास के एक धार्मिक प्रतिष्ठान ने अगस्त 1947 को पंडित नेहरू को यह राजदंड दिया था, लेकिन ना ही माउंटबेटन और ना ही राजाजी और नेहरू ने इस राजदंड को अंग्रेजों से भारत के सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर देखा था। इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत भी नहीं है। हालांकि इस बाबत शुक्रवार को जब जयराम रमेश से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उधर जयराम रमेश के इस ट्वीट के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। एक पवित्र शैव मठ थिरुवदुथुरई अधिनियम ने खुद भारत की आजादी के वक्त सेंगोल के महत्व के बारे में बताया था। कांग्रेस अधिनियम के इतिहास को झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। अमित शाह ही नहीं, बीजेपी के कई नेताओं ने सेंगोल के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा सियासी हमला बोला। वहीं राजनाथ सिंह ने विपक्ष से इस समारोह में शामिल होने की अपील भी की। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है, वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूंगा। ये आर्टिकल
अमेरिका की टाइम मैगजीन का जो इशू था 25 अगस्त 1947 में छपा था। मैं चाहूंगा इसमें हमारे जो मित्र लोग हैं राजनीतिक दलों में जो इस विषय पे विरोध कर रहे हैं वो इस आर्टिकल को पढ़ें और थोड़ी जानकारी लें कि सेंगोल की क्या सिंबोलिज्म है, 1947 में क्या हुआ है और अभी ये जो विरोध का नाटक है वो इसके कारण वो अपने लोगों पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। खैर, सेंगोल पर कई तरह की राजनीतिक बहस चल रही है। कुछ पार्टियों ने ये भी सवाल खड़ा किया है कि जब अशोक का प्रतीक चिन्ह है तो फिर ये सेंगोल के राजदंड का प्रतीक क्यों अपनाया जा रहा है। खैर, सेंगोल के राजनीतिक बहस से अलग सेंगोल का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल के राजदंड को दूसरे राजा को सौंपा जाता था। यही वजह है कि आज भी तमिलनाडु की कई परंपराओं में सेंगोल राजदंड को शामिल किया जाता है। नई दिल्ली से अखिलेश शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अब जाहिर सी बात है इस पर कोशिश की जा रही है राजनीतिक रंग चढ़ाने की। अब सेंगोल को लेकर राजा जी के जो ऑफिशियल बायोग्राफर हैं और उनके जो पोते हैं उन्होंने भी कहा कि उन्होंने ये कहानी सुनी तो नहीं है, लेकिन इस पर विवाद जो है वो अभी भी पूरी तरह से जारी है। कुछ किसी को लगता है कि शायद 2024 के चुनाव की कुछ आहट, कुछ कम से कम इशारा जरूर करता है कि चुनाव की जो जंग है वो कहां सबसे ज्यादा तीखी होने वाली है। लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर 75 रुपए का एक विशेष सिक्का भी जारी होगा। विशेष मौकों पर ऐसे सिक्के जारी किए जाते हैं, हालांकि इन्हें आम इस्तेमाल से अलग रखा जाता है। केंद्र सरकार 75 रुपए का नया सिक्का जारी कर रही है। संसद के नए भवन के उद्घाटन पर इसे जारी किया जा रहा है। सिक्के के एक तरफ बीच में अशोक स्तंभ बने रहे होंगे और नीचे लिखा होगा सत्यमेव जयते, जबकि दूसरी तरफ संसद परिसर की एक तस्वीर होगी। देश के सबसे नए सिक्के का वजन 35 ग्राम होगा। इसमें 4 धातु होंगे, 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जिंक होगा। अब इंडिया के नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए जो काउंटडाउन है वो तो शुरू हो गया है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि जो कमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं वो स्पेशल इवेंट्स या ओकेजन्स के लिए मार्क करने के लिए होते हैं और जनरल सर्कुलेशन के लिए नहीं। साक्षी बजाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सरकारी अधिकारियों की जिन्हें लगता है कि वो सरकारी अधिकारी नहीं, वो वहां के राजा हैं। ऐसे ही एक अधिकारी की बात करते हैं जिसका रुतबा शायद अपने खुद के दिमाग में इतना ज्यादा था कि वो कुछ भी कर गुजरने से पीछे नहीं हटते। साहब, छत्तीसगढ़ की कहानी आपको बताता हूं। सोचिए कि एक अधिकारी अपना 1 लाख रुपए का फोन जो है अपनी ही गलती से पिकनिक मनाने गए थे, फोटो खींच रहे थे, सेल्फी खींचते खींचते वो फोन जो है वो पानी में गिर गया, एक तालाब में गिर गया और उसको हासिल करने के लिए हजारों लीटर पानी कैसे बेजा बर्बाद किया गया, ये उसकी कहानी है। इसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, लेकिन ये पूरी तरह सत्य है और सच कहानी है। अब आपको बताता हूं कि हुआ क्या। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पंखजूर में एक ऐसा ही एक पूरा कांड ही कहूंगा मैं इसको, सामने आया। एक फूड ऑफिसर का जो लखटकिया फोन था वो खैरकटा के पारलकोट जलाशय में गिर गया। सेल्फी लेना चाहते थे साहब खुद की, अब सेल्फी तो नहीं ले पाए। सेल्फी लेते लेते फोन उनका इस जलाशय में गिर गया और पानी के अंदर चला गया। अब फोन से इतना ज्यादा प्यार अधिकारी साहब को कि वो कुछ भी गुजरने के लिए तैयार हो गए। अफसर की जिद के आगे 3 दिनों तक 30 एमपी के 30 एचपी के हॉर्स पावर के 2 डीजल पंप जलाशय में लगाए गए और पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया। इससे पहले कि गोताखोरों की मदद ली गई,
लेकिन अधिकारी साहब का फोन नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि भाई बड़े बाबू हैं तो जरा लगाइए पंप, पानी ही निकाल दीजिए, फोन तो नीचे बैठा मिल ही जाएगा। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि जो निलंबित फूड इंस्पेक्टर है, जब ये सब कुछ हो रहा था तो फूड इंस्पेक्टर ने इस पूरी घटना के बाद अब कहानी जो है उनको निलंबित कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत चर्चा का विषय बन गई। तो जो फूड इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने इस पर क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। छुट्टी का दिन था, दोस्तों के साथ यहाँ पे थोड़ा नहाने के लिए आया हुआ था। सेल्फी लेते वक्त यहाँ पे जो ओवरफ्लो टैंकी जो है, यहाँ स्केलबाई से जो पानी आके स्टोर हो जाता है, तो वो पानी एक्चुअली नॉन यूजेबल है। तो उस पानी में मेरा मोबाइल गिर जाता है और वो 10 फीट गहरा पानी था। तो यहाँ के लोकल लोगों जो यहाँ पे और लड़के नहा रहे थे, उनके द्वारा कोशिश किया गया था मोबाइल निकालने की। चूंकि 10 फीट था इसलिए उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो उनके द्वारा कहा गया कि भैया अगर यहाँ से अगर 2-3 फीट अगर पानी अगर कम होता ना तो हम लोग पक्का निकाल देते। क्योंकि ये पानी यूजेबल नहीं था, मैं एसडीओ साहब को फोन किया, सर से थोड़ा चर्चा किया, एक रिक्वेस्ट किया, सर अगर ये पानी अगर मैं नहर में अगर यहाँ से निकाल के नहर में ही फेंक दूं पानी तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि पानी यहाँ से बाहर निकलने का कोई जरिया है नहीं। तो सर का कहना है ठीक है, अब 2-3-4 फीट अगर वहां से पानी निकाल के नहर में कर देते वो दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, किसानों को और ज्यादा वो पानी यूज होगा। तो वो सोच रख के मैं अपना मोबाइल कहीं ना कहीं इनके कहने कि यहाँ के जो लोकल है इनके मदद से मैं अपने मोबाइल निकालने की कोशिश की। एक डीजल पंप लगा के कुछ पानी मैं यहाँ से निकाला 3 फीट के आसपास। उसके बाद मेरा मोबाइल फोन यहाँ से निकल गया। आप सुन के कहेंगे कितनी महान सोच है, ये तो बेचारे मदद करना चाहते थे किसानों की और वहां के लोगों ने इनको सलाह दी, उनकी सलाह पर वो ऐसा कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि 21 लाख लीटर पानी साहब का फोन ढूंढने के चक्कर में बर्बाद हुआ, ऐसा इन पर आरोप है। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं अधिकारी? ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी ने अपनी जिद में जितना पानी बर्बाद कर दिया उससे 1,500 एकड़ की सिंचाई हो सकती थी। यहाँ पर किसी साहब का मोबाइल गिर गया था, मोबाइल गिरने के कारण गाड़ी द्वारा पंप द्वारा यहाँ से पूरा पानी सिंचाई करके बाहर फेंका गया। पानी यहाँ नीचे तक बाहर निकाला गया तो डैम का जो पानी यहाँ फिर आगे हमको यहाँ का पानी गिरा, नुकसान हो ही गया। हम पूरा कितना पानी बर्बाद हुआ है यहाँ? हाँ, कम से कम 10 फीट था। अच्छा। पानी पूरा निकासी हो गया। अच्छा। हमको जानकारी नहीं है। किसानों का नुकसान होगा इससे? इसको जरूर है भाई, किसान का नुकसान होना ही होना है। और नीचे का पानी हटाएगा तो ऊपर का नहर का तो पानी आएगा नहीं। यहाँ वो तो शुक्र मनाइए कि सिंचाई विभाग को इसकी खबर लग गई, तब जाकर इस तमाशे को बंद किया गया। और कितने लाख लीटर पानी को बर्बाद होते हुए कहीं ना कहीं आरोपी जो हैं अधिकारी, उनको कोई उससे फर्क नहीं है, कुछ ज्यादा परेशानी नहीं दिखाई पड़ी। जो फोन है उनका लखटकिया फोन है, उसके लिए उन्होंने ये सब चालू किया और इतना सारा पानी बर्बाद कर दिया। गर्मियों का समय है, लंबे समय तक पानी में रहने की वजह से जो फोन है वो निलंबित अधिकारी का जो है साथ उसने छोड़ दिया, क्योंकि फोन शायद इतने समय तक पानी की मार झेल नहीं पाया, इतना इंतजार नहीं कर पाया कि वो बाबूजी सारा पानी निकाल ले। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने ट्वीट करके, रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बघेल साहब को हमला करते हुए बोला कि दाऊ भूपेश बघेल की तानाशाही में अधिकारी प्रदेश के को पुश्तैनी जागीर समझ बैठे। आज भीषण गर्मी में लोग टैंकरों के भरोसे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहीं अधिकारी अपने मोबाइल के लिए लगभग 21 लाख लीटर पानी बहा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिसने ये गलती की उसको सस्पेंड कर दिया गया है। एक फूड इंस्पेक्टर के संबंध में जानकारी आई, आपका जो व्यक्तित्व है, आप इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करते, क्या कहेंगे? उसको सस्पेंड कर दिया गया है। जाने से पहले अधिकारियों की मनमर्जी की एक आपको और बताता हूं कि जिस कांकेर की हम बात कर रहे हैं ना, जहां पर इतना पानी बर्बाद हुआ इतनी भीषण गर्मी में, वहां पर तापमान आज करीब 40 डिग्री के आसपास है। अब आप सोचिए, पानी की कितनी समस्या के बावजूद यहां पर एक अफसर पानी की ऐसी बर्बादी करते हैं और बाद में यही कहते हैं कि किसानों का तो हमने फायदा करने के लिए किया था, अपने फोन के लिए इतना पानी बहा दिया, उसका उन्हें कोई जरा सा भी दुख नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी खबर अब आपके लिए लेकर आए हैं जो बड़ी प्रेरणादायक है। मुंबई का एक इलाका है डोंगरी, झोपड़पट्टियों से भरा हुआ यह इलाका है। एक समय में अपराध की कहानियां
की वजह से डोंगरी की पहचान थी। डोंगरी जो दुबई नाम की एक किताब है जिसमें दाऊद इब्राहिम जो डोंगरी से निकलकर कैसे पहुंच जाते हैं दुबई तक, उसमें इसका जिक्र आता है। लेकिन यहां के रहने वाले एक लड़के ने ऐसी कामयाबी हासिल की है कि उसने कम से कम एक नई कहानी लिखने की कोशिश जरूर की है। यहां की तंग गलियों से निकलकर एक मजदूर के बेटे ने पूरे इलाके का नाम रोशन किया है अपने 5वें अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा पास करके। मुंबई के डोंगरी की झुग्गी बस्ती में नेता की जगह एक मजदूर के बेटे का पोस्टर टंगा है। 27 साल के मोहम्मद हुसैन सैयद ने 5वीं बार में यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की है। सफर में कई रोड़े थे, लेकिन 570वीं रैंक हासिल करने में कामयाब रहे। आसान तो नहीं था सफ़र, लेकिन ये चैलेंजेस में ये एग्ज़ाम की ब्यूटी है। ये एग्ज़ाम अगर मेरा पहले अटेम्प्ट में पास हो भी जाता तो मुझे लाइफ में इतना सीखने नहीं मिलता। उसका डोंगरी इलाके में रह के मैंने अपने आंखों से सामने देखा था कि लोग किस तरह की से बुरी आदतों में लग के अपना करियर ख़राब कर लेते हैं। और मुझे भी खुद शर्म आती थी कि अब क्या जवाब दूँ, मैं एक फेलियर हूँ। बार बार लोग पूछते हैं, सबको पता चलता है एरिया में, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अक्सर मैं लोगों को मुस्कुरा के बोलता था कि दुआ करो, अभी एग्ज़ाम आने वाला है, अभी जून में है, अभी अगस्त में है, अभी सितंबर में। फिर एक टाइम बाद अक्सर लोगों ने, कुछ लोगों को छोड़ के अक्सर ने पूछना छोड़ दिया था और तो कहते कि चलो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन फाइनली थोड़ा थोड़ा कर करके नज़दीक आके फाइनली हो गया ये एग्ज़ाम। मुंबई पोर्ट पर मजदूरी करने वाले इनके पिता बात करते करते अपने आंसू पोंछते हैं। कहते हैं कभी खुद नहीं पढ़ पाए, लेकिन सपना था कि बच्चा एक दिन अफसर बने। मैं सैयद, मेरा नाम बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई आपके बेटे को सर। अभी तो बहुत आगे सफर तय करना है। ऊपर वाले ने उम्मीद रखा था। कुछ कहना चाहते हैं अपने पिता को? आप बहुत भावुक हो रहे हैं इस वक्त। हाँ, अब्बा मेरे मैन ऑफ वर्ड नहीं, मैन ऑफ एक्शन है। अब्बा बात अदा नहीं कर पाते, लेकिन कुछ काम अब्बा को बोला जब भी मैंने, अब्बा ने बहुत एफर्ट लगा के किया। तो मैं अब्बा से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अब्बा मेरे थे बचपन में, बहुत कंट्रोल किया था, तो बचपन में बहुत बुरा लगता था कि अब्बा कुछ करने देते ही नहीं है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि उन रिस्ट्रिक्शंस का बहुत फ़ायदा हो गया है कि मेरा फोकस बढ़ गया। को पढ़ाने की मेरी ख्वाहिश थी कि भाई क्योंकि रहना है तो पढ़ना है। हमने नहीं पढ़ा तो हम मजदूरी कर रहे। आपने खुद पढ़ाई नहीं की? कितनी पढ़ाई की? कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो हम चाहते थे कि भाई हमारा बच्चा पढ़े, तो हमारे ऊपर वाले की तरफ से बच्चे मेरे पढ़े लिखे, उन लोग का कंधे से कंधा मिलाने के बाद इतने दूर तक पहुँचाए मंजिल में। सब उसमें मेरे बच्चे, मेरी वाइफ का बहुत ज़्यादा योगदान है। बहुत पढ़ाई में इतना दिलचस्पी करता, रात की नींद भी उसको नहीं आती। 2-2, 3-3 बजे उठ के पढ़ाई करता था। जब बोले सो जाओ तो बोले अम्मी तुम सो जाओ, मुझे पढ़ना है। ये दिमाग में रात में पढ़ेंगे, सन्नाटे में तो मेरे दिमाग में रहेगा, ऐसा बोलता है। ये डोंगरी इलाका अंडरवर्ल्ड और अपराध के नाम पर बदनाम रहा है। पड़ोसी आज इसकी पहचान बदलने से बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। अभी ये माशाल्लाह यही डोंगरी की मिसाल लोगों को पूरे जग में जा रही है। एक झोपड़पट्टी का एक लड़का सैल्यूट है, और ऐसे कई बच्चे हैं जो ढूंढने पर मिलेंगे लेकिन हम लोग देख नहीं पाते। ये चीज़ के लिए मैंने अपने बच्चों लोग को उनसे मिलाने के लिए आज लाया हूँ। ये आपके बच्चे? ये मेरे दोनों बच्चे हैं। ये पढ़ रहे, तो मैं बोले आप जिनसे मिले ना वो यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए, अभी मिलेंगे आईपीएस ऑफिसर से आप मिलने जा रहे हैं। पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा जमात खाने वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के स्पेसेस है, हॉल्स वगैरह। वहाँ पे एक छोटा डेडिकेटेड स्पेस लाइब्रेरीज बनाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे नाके पे बैठ के वक्त ज़ाया कर रहे हैं वो लाइब्रेरी में बैठे। अगर पढ़ाई हो गई है, ग्रेजुएशन हो गया, डॉक्टर इंजीनियर भी बन चुके हैं, तो अच्छा लिटरेचर पढ़े, सीरियस लिटरेचर पढ़े, अपने पास्ट के बारे में पढ़े, अपने देश की ग्लोरी के बारे में पढ़े, अपने आप को इक्विप्ड रखे ताकि जो भी बने अच्छे वेल क्वालिफाइड सिटीजन बन सके, जो हमारी डेमोक्रेसी को और मजबूत कर सके। ये लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहानी बताती है कि नियमित पढ़ाई, पक्का इरादा और परिवार का साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी सैयद जैसी प्रतिभा को रोक नहीं सकते। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित और राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। एक ऐसी और कहानी आपको बताते हैं कि जैसे उन्होंने बताया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दिल्ली पुलिस में नौकरी करते करते, हेड कांस्टेबल की नौकरी करते करते सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम है, परीक्षा को पार किया। ये काम और ये करिश्मा कर दिखाया राम भजन ने, जो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। उनके पिता मजदूर हैं। हेड कांस्टेबल बनने के बाद उन्होंने अपने काम के साथ साथ
पुलिस की नौकरी के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी जारी रखी, खुद मजदूरी भी की, पढ़ाया भी, लेकिन राम भजन ने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया, मेहनत करते रहे और आज उन्हें सफलता हासिल हुई। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए राम भजन ने कई पहाड़ पार किए हैं। राजस्थान के दौसा जिले के एक छोटे से गांव में मजदूर के बेटे राम भजन का चयन यूपीएससी में हुआ है। जैसे मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं अभाव में गुजरा हूँ वैसे कोई और ना गुजरे, तो मुझे लेकिन उनका सफर अपने आप में एक मिसाल है। इससे भी पीड़ित नहीं हो तो मुझे छुट्टी करने वाला बनना है। मजदूर के इस बेटे ने कई बार पिता के साथ खुद मजदूरी करके घर का पालन पोषण किया है। गांव के ही स्कूल में पढ़ाई की और फिर दौसा से 11वीं और 12वीं पास की। पुलिस में चयन हुआ 2009 में, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा। एक दूसरे अफसर को देखकर प्रेरणा मिली कि कांस्टेबल भी अफसर बन सकता है। भाई साहब ने बहुत मेहनत की है। सर मेरे लिए अकल्पनीय चीज़ थी जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। स्कूली जीवन से सिर्फ ये पता था कि जैसी परिस्थितियाँ हैं इनको बदलने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा। तो इतना जानकारी नहीं थी जब तक दिल्ली पुलिस में नहीं गया था कि सिविल सर्विसेज वगैरह इतना सोचूं। परिवार से दूर रहकर छुट्टी लेकर पढ़ाई की, 8 बार यूपीएससी की परीक्षा दी और फिर सफल हुए। अब एक आखिरी बार अपनी रैंक बेहतर करने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। 8 साल की मेहनत रंग लाई है। कितने दिन मतलब घर वालों से मिले हुए हो जाते थे, महीने महीने छुट्टी लेके वहीं रहता। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरे बिना ही बड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर से कसक रहती थी। राम भजन कहते हैं पत्नी ने उनका बहुत साथ दिया और उन्होंने पत्नी को इस तरह काबिल बनाया कि वो घर संभाल सके। 8वीं की जो पढ़ाई छूट गई थी शादी के बाद, उसे फिर पूरा कराया। आज वो ग्रेजुएट है और बीएड भी। हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मेरे मामले में भी सर वो 100% सही है। वाइफ को मैंने मोटिवेट किया इसके लिए कि इनको पहले इस तरीके से वो बनाया जाए कि अगर कुछ जिम्मेदारी इनको दी जाए तो ये सफलतापूर्वक उसको कैरी कर लें। तो उनको आर्थिक रूप से अलग अलग तरीके से उनका सशक्तिकरण करने का प्रयास किया, उनको मोटिवेट किया कि वो अपनी पढ़ाई को जो छोड़ दी थी 8वीं के बाद तो उसको कंटिन्यू करें। तो इनका मन अच्छा था, पढ़ने का मन था, तो इन्होंने उसको कैरी किया और रेगुलर एडमिशन करवाया हमने। थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल भी करना पड़ा कि एक बहू, गांव की बहू गांव के ही स्कूल में, और वो भी प्रॉपर स्कूल के यूनिफॉर्म में जाए, जहाँ की पर्दा प्रथा और ऐसी चीज़ें हमारे समाज में चलती है, तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। इन्होंने दौसा के इस छोटे से गाँव का ये लड़का बेहद साधारण परिवार से है। बालका के लिए सभी करना पड़े। माँ बाप ने मजदूरी करके इसे पाला पोसा है। गोबर भी बीनिया, डांडा भी चराया, छेड़ा बकरा का भी करिया, बठान पे भी लेगा, तो रोडी भी फोड़िया। ना तो वही बोला, कोई मेरे पास जरूरतमंद आए तो उसके लिए भी मैं कुछ कर सकूं। राम भजन अपने आप में एक मिसाल है इस बात की कि हौसला हो और अपनों का साथ हो तो हर मुकाम हासिल हो सकती है।